हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये थ्योरी हॉब्स एंड लॉक ने समय के साथ डेवलप की और ये खुद में भी डेवलप होती गई। पता चला कि स्टेट किसे कहते हैं, सरकार, गवर्नमेंट, हर डिफिनेशंस इसके बाद और ज़्यादा क्लियर होती गई। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जब आप और विस्तार से पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है कि स्टेट इज क्रिएशन ऑफ पीपल। जो स्टेट है वो किसका क्रिएशन है? लोगों का क्रिएशन है। लेकिन अगर स्टेट डिटरमाइन करने लग जाए कि कौन है असली पीपल, कौन है वो जो हकदार होंगे सभी चीज़ों के, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का पैराडॉक्स क्रिएट होता है। मेरे पीछे जो आर्टिकल है द हिंदू का, ये बात करता है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के उस पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास के बारे में, जहां पे इस बात को चूज किया जा रहा है कि लोग कौन है। ठीक है, कि दरअसल लोग कौन है, मतलब वो सरकार जिनको कुछ लोगों ने चुन लिया, अब वो सरकार तय कर रही है कि दरअसल वो लोग कौन होंगे जो बाद में हमें चुनेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप एक थ्योरी, एक फिलॉसफी, एक कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखें तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग होगा कि कौन सी स्थिति ज्यादा बेहतर है, लोगों का स्टेट को चुनना है, स्टेट का लोगों को चुनना। शायद दोनों। हम इसी पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। पॉलिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से एंगल्स को खंगालेंगे, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, पहली बात की चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र एक प्रकार के विरोधाभास का सामना कर रहा है, जिसको शुरुआत पे मैंने बता दिया। राज्य लोगों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह राज्य ही तय करता है कि लोग कौन है। गलत नहीं है, लेकिन इस पे बहुत से दरमियान बहुत से एंगल्स बन जाते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में जब हम देखा जाए तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात कर रहे हैं, तो SIR को लेके ही ये बातें बहुत से फिलॉसफी को जानने वाले लोग, दर्शन के वेत्ता, पॉलिटिकल साइंस के वेत्ता, वो इस पे अपने बयान को लगातार रखे जा रहे हैं। तो उसी के उन सबको समाहित करता हुआ आर्टिकल, इसी पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम में आप स्कैन करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पे दिस इज टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, स्कैन करके जुड़ जाइए। बातें, मुलाकातें, डिस्कशन, हर चीज़ यहाँ पे ही होता है, यहीं पे मिल जाएगा, मुलाकात होगी आपकी। ठीक है, चलिए बात करें अगर कि क्या है विशेष गहन संशोधन। ये तो आप सब लोग जानते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है कि वो जो इलेक्टोरल रोल है उसको तैयार किया जा रहा है कि सभी योग्य भारतीय इस में शामिल रहे और कोई भी अयोग्य मतदाता शामिल न हो। इसी को ही प्रॉपर अच्छे तरीके से वेरीफाई करके रिवाइज किया जा रहा है, यही SIR है। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य क्या है, कानूनी आधार क्या क्या है, तो कानूनी आधार संविधान का अनुच्छेद 324 और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसकी धारा 21/3 जो है वो है। वर्तमान SIR अक्टूबर-नवंबर 2025 में घोषित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करता है। लास्ट अगर SIR की बात करें तो 2002 से 2005 में हुआ था आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसीलिए इस समय जो SIR की गणना है उसमें आपसे 2003 का या जो लास्ट लोकसभा चुनाव हुए थे, मतलब उस समय जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनकी जो इलेक्टोरल रोल है उसकी बात की जा रही है कि उसमें आपका नाम हो, जहां पे भी हो, अगर आप उसमें वोटर थे तो उसकी स्क्रीनशॉट या उसकी भाग संख्या आपको सबमिट करानी है। इस प्रकार की बातें। असम चूंकि NRC प्रक्रिया और विशिष्ट नागरिक अधिनियम प्रावधानों को के कारण बाहर रखा गया है, इसमें विशेष कारण है। असम पे मैंने बहुत से वीडियोस किए, मैंने समझाया भी कि NRC के क्या वहाँ पे रिपरकशंस है और NRC के कारण कैसे वो थोड़ा अलग भी पूरे देश में अन्य राज्यों के सापेक्ष दिख रहा है। इस सब पे हमने बात की थी। चलिए, क्यों आवश्यक है SIR? तो चुनाव आयोग ने तर्क क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पे, ठीक है, जोड़ और घटाव के कारण चुनावी रोल में जो इलेक्टोरल रोल है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। तेजी से शहरीकरण और लगातार जनसंख्या प्रवासन के कारण जो डेमोग्राफी है उसमें बड़ा बदलाव आया है। आप सबको पता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इनफैक्ट 7 सिस्टर्स और वो जो बाकी सारे स्टेट, सिक्किम वगैरह सबको लेकर अगर बात करें तो बड़ी संख्या पे वहाँ पे प्रवासी लोग आए अलग अलग जगह से। कुछ लोकल जो ट्राइब्स थे उनसे उनकी सिस्टर ट्राइब्स के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो आस पड़ोस के देशों में रहते थे और वहाँ पे पर्यावरणीय या सामाजिक या जो परिस्थितिजन्य समस्याएं हैं उसको कारण वो वहाँ छोड़ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ गए। इनफैक्ट ये बहुत सारा जो मुद्दा है ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ा ही हुआ है ना। तो इन सब को और रिवाइज किया जाए। अच्छा, वो लोग अगर एक बार भारत में आ गए तो भारत के रास्ते तो कई अलग जगहों पे आ सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के अगर कोई लोग हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उनकी शक्ल को देखे कि वो बांग्लादेश के या भारत के हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। तो इसको और क्लियर रूप देने के लिए चुनाव आयोग ने SIR की बात की है। ठीक है, उद्देश्य क्या है?
जो डुप्लीकेट प्रविष्टियां उसको हटाना। अब जैसे एक समय में ऐसा भी था कि मैं इलाहाबाद का भी वोटर था, दिल्ली का भी वोटर था, तो मैंने खुद इसको जो इलाहाबाद में अपनी वोटिंग थी उसको हटवा दिया था। वर्तमान में मैं दिल्ली का वोटर हूं, ठीक है, लेकिन अगर समय के बाद मुझे इलाहाबाद में वापस अगर करना होगा तो जो तरीके हैं उसके द्वारा हम एक ही बार में एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो डुप्लीकेट प्रविष्टि हटाना, प्रवासी मतदाताओं और उनके जो रूल्स हैं उनको सुधार करना, ठीक है, सही निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ना, अयोग्य मतदाताओं को हटाना, ऐसे लोग जो बहुत सारे 2-2, 3-3 जगह वोट है और तीनों जगह जाके डाले, दिस इज अ क्राइम, ये गलत बात है। जो चुनाव हमारे देश में होते हैं उनके तहत ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को छांटना, या ऐसे लोग जो अयोग्य हैं, जो दरअसल भारत के नागरिक है ही नहीं, मृत व्यक्तियों और अवैध प्रवासियों को इसमें से हटा दिया जाए। चुनावी शुद्धता, मतदाता सूची की सटीकता और विशिष्टता बढ़ाने के लिए इस चुनाव को पूर्ण शुद्ध रूप तरीके से कराया जाए, इसलिए ये SIR को चुनाव आयोग करा रहा है, ठीक है। विवाद और चिंताएं क्या है, कानूनी आपत्तियां क्या है, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। आपत्ति क्या है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, यह केवल गृह मंत्रालय का अधिकार है। तो चुनाव आयोग कैसे निर्धारित कर रहा है? अभी हम नागरिकता के विभिन्न पैमानों पे भी आएंगे कि जो अलग अलग दस्तावेज है वो कितने जरूरी और कितने इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इलेक्शन कमीशन का तर्क क्या है कि मतदाता सूची में शामिल करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए नागरिकता स्थिति की जांच आवश्यक है, कि मतदाता सूची में जो आपकी स्थिति है उसको ही हम नागरिकता से ही देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है ना। प्रक्रियात्मक वैधता क्या है कि नियमों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द परिभाषित नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जैसे ना कि 3 प्रकार के संशोधनों को मान्यता है, एक है नियमित संशोधन, ठीक है, अगला है सारांश संशोधन और उसके अलावा गहन संशोधन। अब इसको जरा बता दें, जैसे जब हम जैसे इसमें अगर हम बात करें सारांश, नियमित संशोधन जो लगातार काट छाट होती रहती है, आप नए जो लोग वोटर बनते हैं आप उनको वोटिंग लिस्ट में शामिल करते हैं। कुछ लोग अपने, जैसे मैंने बताया कि मैंने इलाहाबाद से नाम कटा के दिल्ली वाले में करा लिया, तो उस प्रकार की चीजें कराते हैं, वो नियमित संशोधन है। सारांश संशोधन यानी कि जो समरी रिवीजन होता है, मतलब क्या है कि जो मतदाता सूची की जो त्वरित अपडेट होती है साल में एक बार होती है और सीमित दस्तावेज चाहिए होते हैं सत्यापन के लिए। और गहन संशोधन इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है कि मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण A से लेकर Z तक और समस्त दस्तावेज इसके लिए चाहिए होते हैं जो इस समय देश में चल रहा है। तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है इस SIR में कि ये क्या है दरअसल इसमें, ठीक है, ये बात एक चल रही है, ठीक है। चलिए, और विवाद और चिंताएं क्या है? कानूनी चयनात्मक संशोधन की अनुमति देता है, न कि एकमुश्त सामूहिक संशोधन की। इसकी एक दिक्कत है। बिहार में लगभग 65, इस पे बड़ा विवाद हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट था बाकायदा उसने बताया था कि जो 65 लाख लोगों को आपने सूची से बाहर किया, उनकी डिटेल रखिए कि क्यों आपने बाहर किया, क्या कारण है, ठीक है। तो 65 लाख नाम जो थे वो जो मसौदा सूची थी उससे उन्होंने बाहर कर दिया गया था। इस पर मैंने वीडियो किया हुआ था। व्यवहारिक समस्याएं क्या है कि बिहार का मामला क्या है कि जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच में एक विशेष सारांश संशोधन पूरा हो चुका था, जिसके बाद जनवरी 2025 में अंतिम सूची अपलोड की गई थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अचानक 24 जून 2024 को पूरी प्रक्रिया को रद्द करके, 2025 होगा, रद्द करके SIR का आदेश दिया था। तो कहने का मतलब कि एक प्रक्रिया हो चुकी थी। तो इसी कारण ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि एकदम से आपको क्लिक किया और आपने प्रॉपर पूरी हो चुकी प्रक्रिया को दरकिनार करके एक नई प्रक्रिया शुरू की, तो शायद इसका पॉलिटिकल या राजनीतिक एंगल हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे। परिणाम क्या हुए? 2003 के बाद पंजीकृत लाखों मतदाताओं को फिर से नागरिकता पहचान और निवास प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, जो बिहार में हुआ। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने हाल में ही अपने दस्तावेज अपडेट किए थे वापस से करना पड़ा। तो ये आमूल चूल बड़े स्तर पे की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसपे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने झेला। हम अगर बंगाल के बाद में देखा जाए तो क्या है, SIR के कार्यान्वयन को अगर बंगाल में, चूंकि वहां पे चुनाव होने वाले हैं, आपने न्यूज चैनल्स को देख के, अखबारों को देख के समझ लिया होगा कि भारत में कोई भी समस्या हो, फिलहाल न्यूज चैनल की समस्या कुछ और है ना। खैर, तो SIR के कार्यान्वयन के बाद मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बसीरहट के पास हकीमपुर चेक पॉइंट जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बांग्लादेश लौट गए। मातुआ समुदाय की चिंता, इसको भी अलग अलग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे कवर किया गया है। वैसे SIR के लिए मतदाताओं को पुराने 2002 चुनावी रूल से अपना या माता पिता रिश्तेदार का नाम जोड़ना आवश्यक था, ठीक है। 2002 के बाद आए कई हिंदू शरणार्थी इस परीक्षण में फंस गए, ठीक है। कई परिवारों ने दावा किया कि पीड़ित अत्यधिक चिंतित थे, SIR उनकी स्थापित भारतीय नागरिकता छीन लेगा, जिसके कारण आत्महत्याओं और मौतों की खबरें आई। एक और बात है, आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक है जस सॉली, एक होता है जस सैंगन्स। जस सॉली की आप
कि जिस भूमि पे आप पैदा हुए हैं आप उस देश के नागरिक बन जाते हैं। इस आधार पर जस संयुन जो आपकी माता पिता की नागरिकता से आपकी जो नागरिकता तय की जाती है, समय के साथ ये जो माता पिता के साथ वाला है जस संयुन, ये भारत में ज्यादा पॉपुलर हुआ। जस सोली थोड़ा शुरुआत में जस सोली था, पर धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा। आप देखिएगा जब आप नागरिकता को पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी वहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस कारण कि पीड़ित अत्यधिक चिंतित थे कि एसआईआर उनकी स्थापित भारतीय नागरिकता छीन लेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता से रिलेट करना था, उनके माता पिता कहाँ के हैं क्या नहीं, इस कारण में बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो ये समुदाय बहुत प्रताड़ित रहा इससे, ठीक है। लोकतंत्र की जो विरोधाभास क्या है, जो भी मैंने बताया कि तर्क क्या है कि लोग संप्रभु हैं, राज्य उनकी रचना है और यह उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य संप्रभु हो के लोग उनकी रचना हो जाए, लोग वल्नरेबल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। फिर आधुनिक राज्य तंत्र जिसे यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है वो कि लोग कौन है, उसमें अंतर्विरोध निर्मित है। जो लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि वास्तविकता में मूल लोग कौन है जो स्टेट को निर्माण कर रहे हैं, उनकी खुद वो जो लोग जो ये तय कर रहे हैं उनमें भी बहुत विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जैसे एक बड़ा साधारण सा उदाहरण बताता हूँ, आधार कार्ड। आप सबको पता है कि एक समय आधार को लेके बहुत हाय तौबा मची, हर चीज से आधार रिलेट करना है ना, आपके ब्लड ग्रुप से लेके आपके बैंक तक हर चीज से आधार को रिलेट किया गया। लेकिन फिर आधार किसी प्रकार का प्रूफ नहीं रह गया। मतलब यू आर नॉट श्योर कि रिवीजन किस प्रकार का, यू आर नॉट श्योर कि दस्तावेज क्या होने चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी कंफ्यूजन है। हम दस्तावेजों पे भी आएंगे कि किसको आधिकारिक रूप से दस्तावेज माना जाए, ठीक है। चलिए, सिद्धांत बना व्यवहार। सिद्धांतिक स्थिति क्या कहती है कि जनता राज्य बनाती है, राज्य जनता की सेवा करता है, नागरिकता एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। व्यवहारिक वास्तविकता क्या है कि राज्य तय करता है कि नागरिक कौन है। हो सकता है कि आपने जिनको चुना है कल को आपको हटा दें और फिर एक छत्र राज्य उनका हो जाए, है ना। नागरिकता साबित करने का बोझ व्यक्ति पे है। मतलब जो आपको कह दिया गया कि आप नागरिक नहीं हो तो ना यू शुड प्रूव, अदरवाइज सरकार तो आपको बाहर कर ही देगी। प्रशासनिक तंत्र निर्णय लेता है, जो लोग चुने गए हैं उनके साथ जो प्रशासन है वो निर्णय लेते हैं और तय करते हैं कि ये लोग नागरिक नहीं है क्योंकि ये हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फेल हो गए, ठीक है। मैं इस पर भी बात करता हूँ अभी, ठीक है, कि निर्णय की शक्ति किसके हाथ में है। यह निर्णय सबसे निचले स्तर पे होता है। कैसे होता है इसको देख लीजिए। सीमा पे जो एजेंट है वो देखता है कि कौन भारत में प्रवेश कर सकता है कौन नहीं, जिसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल ये तय करता है कि कौन संदिग्ध है कौन नहीं है, किस स्तर पे उसकी क्या कहते हैं ट्रेनिंग हुई है, ये भी श्योर नहीं होता, है ना। गांव का लिपिक किसका नाम मतदाता सूची में जाएगा किसका नहीं, अगर ये थोड़ी भी गलती कर गए तो बहुत से गलत लोग जा सकते हैं और अच्छे लोग हट सकते हैं उसमें से। या अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो जानबूझ के किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षक जो इस समय एसआईआर वगैरह में दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं, बहुत सारी खतरनाक भयावह तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इन पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लोड कर दी गई कि वो सही क्या है और एकदम गलत क्या है वो तय ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। परिणाम क्या है कि अपार विवेकाधिकार जो है वो बिना किसी पर्याप्त निरीक्षण के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, हम मानते हैं शिक्षक है, योग्य लोग होंगे, लेकिन उन पे इतना ज्यादा दबाव, इतने सारे नंबर्स उनको दे दिए गए हैं कि उसको पूरा करना, उस दबाव में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, सुसाइड देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे इस पे सोचा जाना जरूरी है सभी बिंदुओं पे, है ना। चलिए हम बात करें अगर कि नागरिकता साबित करने के बोझ की बात की, तो कोई एकल नागरिक दस्तावेज नहीं है भारत में, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्तमान प्रमाण यह दस्तावेज जो वास्तव में प्रमाण नहीं है, क्या क्या है देख लीजिए। पासपोर्ट नागरिकता का साक्ष्य है लेकिन ये जाली भी हो सकता है। मतदाता पहचान पत्र मतदाता सूची में नाम की बात करता है, जाली प्रविष्टि संभव है। आधार निवास का प्रमाण है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मतलब अजीब सी बात है। राशन कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो नागरिकता का प्रमाण फिर है क्या? इतने सारे डॉक्यूमेंट हम लोग बचपन से माता पिता डांटते हैं कि ये बनवा लो वो बनवा लो, फलाना ठिकाना हर चीज बनवा लो, लेकिन नागरिकता का दस्तावेज माना नहीं जा रहा है। देखो ना, निवास का प्रमाण है लेकिन नागरिकता का नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है कि पासपोर्ट नागरिकता का साक्ष्य है कि आप भारत के नागरिक हैं। एक तो बनना आसान नहीं है, लेकिन जाली पासपोर्ट किसी ने लगा दिया, कौन वहां पे चेक करने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन में जहां वो लोग वोट डाल रहे हो चेक करने जाएंगे कि असल पासपोर्ट है नकली पासपोर्ट है? हु विल चेक दैट? तो इस प्रकार की चीजें बड़ी दिक्कत दे रही, ठीक है। चलिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, सुधार क्या लग सकते हैं कि सभी निर्णयों को लिखित रूप से कारणों के साथ पारदर्शी रूप से सामने रखा जाए, ठीक है। त्वरित और सुलभ अपील प्रक्रिया, अगर किसी को लगता है कि जानबूझ के उसे हटा दिया गया है वो अपनी समस्या बता सके, ठीक है। संदिग्ध मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। दस्तावेजी सुधारीकरण क्या कि कई दस्तावेजों में से कोई एक किसी को मान्य कर दिया जाए कि भाई ये तो है, रहे ही रहे, हर चीज लेके जाओ, कुछ भी ना रहे वहां पे। भाई पासपोर्ट लेके कौन ही रहे, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में?
पंचायत या वार्ड समिति की भूमिका, निश्चित तौर पे इनको सामुदायिक सत्यापन को अच्छे तरीके से देखना होगा और कौन दरअसल वास्तविक उनके गांव के नागरिक है कौन नहीं, इस बात पे प्रॉपर एक प्रूफ देना होगा। दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, ग्रेस पीरियड भी दिया जाए ताकि लोग हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ा के परेशान ना हो, समय रहते तार्किक तरीके से अपने दस्तावेजों को जमा कर सके। सामाजिक सुरक्षा की बात क्या है कि कमजोर वर्गों का संरक्षण किया जाए, उनको विशेष रूप से सहायता डेस्क उपलब्ध कराया जाए। अधिकारों और प्रक्रिया के बारे में एक विस्तारित जागरूकता अभियान चलाया जाए कि आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आप इसमें सहयोग दीजिए। और 24/7 एक सहायता केंद्र उपलब्ध कराया जाए ताकि अगर रात में भी कभी भी किसी भी समय किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो अपनी बात ऊपर रख सके। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव पे सवाल उठाता है, हमें याद दिलाता है कि नागरिकता केवल कानूनी स्थिति नहीं बल्कि एक व्यक्ति की पहचान, सम्मान और अस्तित्व का सवाल है। आप उसको जब नागरिक नहीं बताते हो तो आप उसकी दरअसल जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसके साथ कहीं ना कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। चलो निष्कर्ष हम क्या कह सकते हैं कि कई बार विरोधाभास जरूरी भी होते हैं। लोकतंत्र में राज्य और नागरिकों के बीच का विरोधाभास खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो न्याय संगत और पारदर्शी बनाया जा सकता है, इसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। प्रक्रियात्मक न्याय महत्वपूर्ण है, नागरिकता की परिभाषा जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे निर्धारित किया जाए। ठीक है, कमजोर वर्गों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, खासकर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो शायद नॉर्मल समाज से बहुत कटे भी रहते हैं, उनको विशेष रूप से उनकी सहायता, उनके लिए डेस्क उपलब्ध कराया जाए ताकि वो इस लोकतंत्र के मेले में जो चुनाव होते हैं उससे खुद को कटा हुआ महसूस न कर सके, है ना। और स्पष्ट कानून की आवश्यकता है, क्लियर कट तरीके से भाई एक दस्तावेज, एक कानून क्लियर हो कि ये लोग नागरिक होंगे और आगे से लोग उसको फॉलो करें। पता चला हर नई सरकार में चीज़ें बदल रही हैं और लोकतंत्र उसी के ही पेचे में फंसा रह रहा है। और हाँ, अंततः संविधान ही हमारी रूल बुक है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा ही सबसे ज़रूरी है। अगर सरकार उसको नहीं कर पा रही तो निश्चित तौर पे सरकार का फेलियर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आप प्रतिज्ञा प्लस बैच आप पीछे देख सकते हैं। एक प्रतिज्ञा है स्टडी IQ की, हर वो जो ज़रूरी स्टूडेंट है जो किसी दबाववश, किसी कारणवश UPSC की परीक्षा के जो प्रिपरेशन होती है उससे नहीं जुड़ पाता, बहुत बेहतर और अद्भुत साधन उपलब्ध कराते हैं। 2027 के लिए, 2028 के लिए, 2029 के लिए बैचेस हैं, बहुत से फीचर्स हैं, आप सर्च कीजिएगा। आप इनफैक्ट जब नीचे लिंक दी होगी या हमारे ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके UPSC हिंदी पे जाके आप हमारे 2027, 28 या 29 के टारगेटेड बैच पे जब क्लिक करेंगे, SIP बैच पे क्लिक करेंगे, इनफैक्ट मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, तो आपको वहाँ पे PRP, MRP, SIP, SIM, IGP जैसे टर्म्स मिलेंगे। आप पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि कितना अद्भुत शानदार कोर्स डिजाइन किया गया है। विकास लाइव कोड जहाँ पे लिखा है, इसका प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिंक दी होगी, उस लिंक का प्रयोग कीजिए, सीधे हमारे कोर्स तक पहुंचिए और डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। बाकी हिंदी साहित्य का जो बैच है वो 10 दिसंबर को बैच क्लोज हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को बैच क्लोज हो रहा है। 2027 की जिस प्रतिज्ञा बैच की बात कर रहा था, आज से इस बैच की शुरुआत है, तो देर मत कीजिए, जितने जल्दी हो सके इस बैच से जुड़िए। ठीक है, और जो इस बैच की बात कर रहे हैं ये मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत से शुरू हुआ। इस बैच से जुड़ने की अंतिम तिथि है 10 दिसंबर, तो फिर से एक बार लेट नहीं होना है। ठीक है, नए बैच में जुड़ना चाहे तो नए से जुड़ सकते हैं, पर इस बैच की लास्ट डेट 10 तारीख है, से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन कीजिए, टेक्स्ट डालिए, जुड़िए, मिलिए, मुलाकात कीजिए, बात कीजिए। सारे डिस्कशंस वहीं पे होंगे, मूलभूत जो विषय हैं UPSC से जुड़े, ऑप्शन से जुड़े, सारे डिस्कशंस वहाँ पे होंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।